दुनिया का सबसे रिवॉर्डिंग और सबसे चैलेंजिंग प्रोफेशन है सेल्स। अगर आप देखेंगे जो दुनिया में बहुत धनवान लोग हैं तो वो एक चीज़ में मास्टर होते हैं कि लोगों को कैसे वो सर्विस दें और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही सेल्स कहलाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने सेल्स में बहुत लंबा टाइम लगाया है और अपने जीवन में गोल्स को कंसिस्टेंटली हर महीने हर साल नई ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो 15 साल का उनका एक सेल्स का कैरियर रहा है और जितने भी जर्नल नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो पूरे ही नहीं होते जब तक उनको वो मिलते नहीं हैं। तो आइए मेरे साथ आप मिलते हैं राजेंद्र राम रखियारी जी। थैंक यू। वेलकम राजेंद्र जी। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक सेल्स पर डिस्कशन करें ताकि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो सेल्स करना तो चाहते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन में आते हैं और एक कारण होता है उनके फेल होने का कि उनको सेल्स करना नहीं आता। वो टेक्निकली तो सीख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस उनको आएंगे, टेक्निकली सबको सीख लेंगे, लेकिन जो वो एक सीक्रेट है जो आप करते हैं उसमें शायद वो दूर रहते हैं। तो मैंने कुछ उनके सवाल लिखे हैं जो मुझे लोग पूछते हैं ज़रूर कि आपने हर साल हर महीने अपने गोल्स को हमेशा कंसिस्टेंटली अचीव किया है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ लोगों तक शेयर करना चाहूँगा। और मुझे पता है कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं, तो अगर मेरा मैसेज भी किसी के अगर काम आ सकता है तो नथिंग लाइक दैट, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो जो आपने कहा कि कैसे अचीव करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपने बोला ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जैसे अपनी करियर में मैंने कुछ ट्रेनिंग कुछ प्रोग्राम्स जब अटेंड किए और मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक्चुअली लोगों को एक फोबिया होता है, एक डर होता है एक वर्ड से जिसे हम बोलते हैं सेल्स, क्योंकि ये लगता है कि मैं किसी को कुछ बेचने जा रहा हूँ। तो बेचने जब मैं जा रहा हूँ, अगर ये क्लियर हो जाए कि मैं दूसरे के काम की चीज़ उसे बताने के लिए जा रहा हूँ या देने के लिए जा रहा हूँ, तो वहीं पे ये फोबिया 90% आपका ख़त्म हो जाता है। तो मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और जब मेरा करियर की शुरुआत थी 1995 में मैंने अपना करियर शुरू किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। 10 साल मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया और लगभग 15-16 साल मैंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों ही इंडस्ट्री बड़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैंने एक बेसिक समझ लिया था। वो बेसिक था कि आप सेल्स बचपन से करते हैं। कैसे? जब आप छोटे हैं, आपकी कोई नीड है, आपको लग रहा है कि मेरे को ये टॉय चाहिए और माँ बाप से आप मांगते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं ये टॉय तुम लेके क्या करोगे, फालतू खर्चा है। लेकिन फिर आप कुछ ऐसा करते हैं कि माँ बाप को कन्विंस कर लेते हैं, कभी मदर को कन्विंस करते हैं, कभी फादर को कन्विंस करते हैं, कभी दोनों को कन्विंस करते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे आप ये कमिट करें कि इस बार मैं इतने मार्क्स लेके आ रहा हूँ या मैं क्लास में अच्छा ऐसा कुछ करूँगा जिससे उनका मन हो कि उन्हें ये चीज़ दिलानी है। दिस इज़ ऑल्सो अ सेल्स। क्लास में किसी दिन आप अगर होमवर्क नहीं करके लेके गए और आपके, ये मैं थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बट इससे लॉजिक क्लियर होगा, होमवर्क नहीं करके गए और टीचर ने आपसे पूछा ये होमवर्क क्यों नहीं किया, आपने उनको इस तरीके से रीजंस या सच्चाई या जो सिचुएशन बताई कि टीचर ने लगा इस सिचुएशन पे कोई भी होमवर्क नहीं कर सकता। सो यू बिल्ड द कन्विक्शन, आई थिंक दैट इज़ अ सेल्स। अब मैं अपने एक्सपीरियंस पे अगर मैं आना चाहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि सक्सेस क्यों आती है, तो मुझे लगता है कि चाहे मैं जब जॉब कर रहा था तब और आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तब, मुझे लगता है कि पर्पस हैज़ टू बी क्लियर। अगर पर्पस क्लियर है तो फिर मेरे को लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती। एक इंटेंट वजह, क्योंकि जैसे ही पर्पस क्लियर है, पर्पस क्या क्लियर है, मेरे को मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो कल को कस्टमर के लिए सही नहीं हो। बिल्कुल, है ना। तो अगर मैं कोई कस्टमर के सामने बैठा हूँ और कोई भी चीज़ मैं अगर उनको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अगर वो कस्टमर के काम की है तो ही मैं उनको बताऊँगा। और अगर मैंने कई बार खुद से मना किया है, कैन यू बिलीव
कि एज अ सेल्स पर्सन मेरे को कस्टमर ने बोला कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं, आप जो सोल्यूशन बता रहे हो इसकी जगह ये कर लेते हैं, तो मुझे पता है कि वो कस्टमर के लिए हार्मफुल रहेगा, मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आई से नो। तो उसमें कुछ नहीं होता, बट एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है, बिल्कुल, जो कि आगे बड़ा हेल्प करता है। तो मेरे को लगता है कि कंसिस्टेंटली इफ़ योर पर्पज़ इज़ क्लियर, वॉट एवर जो भी आपने लाइफ में पर्पज़ लिया हुआ है और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं पर्पज़ आपका एंकर की तरह काम करता है और आप उस काम को करने में फिर एंजॉय करते हो, आपको मज़ा आता है। अगला सवाल पे चलते हैं राजेंद्र। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो बच्चे भी बचपन में ना पेरेंट्स से कुछ मांग लिया और नहीं दे तो लोटपोट हो जाते हैं। Correct, तो हाँ। जो परसुएशन है, जो उनकी जो वो पुश करने की ताकत है, तो शायद वो भी सेल्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। अब जैसे हम समझते हैं अजर कि ये एक स्किल का काम है और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो, चाहे NLP है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, हजारों की संख्या में वो ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, पैसे डाल देते हैं, लेकिन जहाँ वो फेल होते हैं वहाँ वो स्किल्स होती है, जो कुछ सेल्स के लिए कुछ टेक्निकलिटीज है। तो मैं चाहूँगा कि एक अपना आप ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जहाँ आपको लगता था कि यस, इस सेल के लिए मुझे लगता है कि यस दिस वाज सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। कैसे हो पाई वो? सो देर आर मैनी सच एक्सपीरियंसेस और मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपसे भी सीखी और वो मैंने फॉलो की। आपका मैंने प्रोग्राम जब अटेंड किया NLP का, और अपना एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन जब आप कोई चीज़ सीखते हैं और उसे जब अप्लाई करते हैं और वो आपके एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन होती है, तो मुझे लगता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, 1 + 1 11। तो 4 चीज़ें आप अपने प्रोग्राम में बताते हो कि 1 इज़ अवेयरनेस, है ना, जिसे हम बोलते हैं नॉलेज। तो अवेयरनेस और नॉलेज, उसके बाद का सेकंड स्टेप होता है एटीट्यूड, दैट हाउ यू थिंक, है ना। फिर तीसरा स्टेप जो अभी आप बोल रहे थे, स्किल्स, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब आप कोई काम लगातार करते हैं तो वो आपका एक स्किल बन जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। जगलर को हमने देखा है कि वो मल्टीपल बॉल्स को एक साथ खेल रहा होता है। क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर इज़ नो, बट उसके लिए इट्स जस्ट इट्स अ गेम, है ना। वो स्किल बार बार उसको करते रहता है। चौथा है हैबिट, कि आपने जो आप काम कर रहे हैं, जिस शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपने उसके लिए कुछ ऐसी हैबिट डाली हैं अपने जीवन में जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 स्टेप हैं, अवेयरनेस या जिसे हम बोलते हैं नॉलेज, दूसरा हम बोलते हैं एटीट्यूड मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल लगता है, क्योंकि कस्टमर कई बार नो करता है, अब उस नो या ऑब्जेक्शन देता है, तो मैं उसे क्या समझूं, ये एक ऑब्स्टेकल है मेरे लिए या एक अपॉर्चुनिटी है ना। मेरे पास अगर वो नो बोल रहा है तो मेरे को समझना है कि वाई ही सेइंग नो, और फिर मुझे उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज कोई नो बोलता है तो मैं इसे ये बोलूं कि इट्स अ डोर क्लोज हो गया या एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो मैं हमेशा फोकस रहता हूँ एक चीज़ पे कि जो सही है वो मैं बताऊँ और मैं ट्रस्ट बिल्ड कर दूँ। उस सामने वाले बंदे को ये लगना चाहिए कि एटलीस्ट इस बंदे की नॉलेज पूरी है, एंड ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर मी टू डील, एंड ही इज़ अ राइट प्रोफेशनल। तो आज नहीं तो कल, या उसे नहीं तो उसके किसी मिलने वाले को, जब सेम नीड अपनी लाइफ में आएगी, तो उसके दिमाग में एक ही बंदा आना चाहिए कि यार दिस कैन बी द राइट पर्सन। जैसे डॉक्टर नहीं होता, किसी डॉक्टर के साथ हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो कल को किसी भी मेरे मिलने वाले को अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम आता है कि यू शुड कंसल्ट टू दैट पर्टिकुलर डॉक्टर बिकॉज माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन बेटर। सो मेरे को लगता है दिस इज़ व्हाट इज़ विच हेल्प्स एट सर्टेन टाइम्स। ये हम काश अप्रोच की बात करते हैं, ये स्किल के लिए ठीक है, बट एक आपकी ऐसी कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आपने किसी सेल्स को क्लोज किया और आपको लगा कि यस ये मैंने लगता था कि मुश्किल था, और फिर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, आपने क्या ऐसे किया कि वो खास एक सेल्स के बारे में बताया? मैंने आपको बार बार हाँ बहुत सारे हैं एक्सपीरियंस। मैं एक लेटेस्ट रिसेंट बताता हूँ आपको कि मैं एक बिजनेस पर्सन के साथ बैठा था जी। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी को भी ये पता लगता है कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉम इंश्योरेंस, तो पहला यही आता है कि यार इंश्योरेंस तो मेरे पास सारा है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, और ही इज़ अ रिच गाय, या फिर डिफेंस या हाँ करने लगते हैं वो। करने लगते हैं।
तो उन्हें यही लगा कि मेरे को क्या ज़रूरत है और मेरे पास तो ऑलरेडी इतना सारा इंश्योरेंस है। सो वहाँ पे क्या होता है कि अब आपको वहाँ पे टाइम चाहिए, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की, हम इस बात को कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे आस्किंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो बिजनेसमैन थे, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर बिज़नेस में आपके बहुत सारे खर्चे हैं जो कि आप करते हैं। बोले हाँ। मैं कहा आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं? बोले जी हाँ हम देते हैं। मैंने कहा आप बिजली के एक्सपेंसेस करते हैं, आप डिफरेंट तरीके के वेजेस पे करते हैं, आप रेंट पे करते हैं? बोले हाँ। ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ये जितने भी आप बिज़नेस के एक्सपेंस कर रहे हो, इसमें से कोई खर्चा जैसे आपने आज कर दिया, क्या आपके पास भविष्य में लौट के आ जाएगा? या आपने जो टैक्स पे कर दिया वो लौट के आ जाएगा? या आपने जो रेंट पे कर दिया ये लौट के आएगा क्या आपके पास? ही सेड नो। तो मैंने कहा सर अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं कि आप एक ऐसा बिज़नेस का एक्सपेंस करेंगे जो कि भविष्य में आपके पास लौट के आने वाला है। सोचो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप हर महीने बहुत सारे खर्चे करते हैं जो कि परमानेंट, वंस एक्सपेंडिचर इज़ डन फॉर एवर। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ कि आप एक बिज़नेस का एक्सपेंस करेंगे सेम एक्सपेंसेस में अंडर सेक्शन 37(1), बट वो खर्चा आपके पास लौट के आ जाएगा आपकी एसेट बन के, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को ये लगता है कि आस्किंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चन, कई बार नीड क्रिएट करने के लिए आपको एक सही क्वेश्चन फ्रेम करना है। बिल्कुल। तो जब उन्होंने कहा बताओ ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है, तो वहाँ पे फिर मैंने उनको एक ऐसा इंश्योरेंस का सोल्यूशन बताया, या मैंने उनको अपॉर्चुनिटी बताई कि एज अ बिजनेसमैन आप जो भी खर्चा कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अगर आप इंश्योरेंस की प्रीमियम अपने किसी एम्प्लॉई के लिए परचेज़ करते हैं, समटाइम एम्प्लॉयज़ कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, और आप अपनी कंपनी से जब इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं तो वो सारा का सारा एक बिज़नेस एक्सपेंस होता है अंडर सेक्शन 37(1). एंड इन फ्यूचर ये सारा का सारा जो बचत आपने आज की है, जो आया तो कंपनी के खर्चे में, लेकिन इन फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू बी अ सेविंग और इट इज़ गोइंग टू बी एसेट बिल्डिंग विच इज़ गोइंग टू कम बैक टू द कंपनी और टू द एम्प्लॉय। सो इट इज़ लाइक ए सेल्स पिच। इट इज़ लाइक अ सेल्स पिच। कि जो हमने वैसे हम कहते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन आंसर्स। सब बिल्कुल हाँ। कि जो आंसर है वो तो इस पर डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा। करेक्ट। तो आपके उस एक क्वेश्चन ने वो मैजिक किया कि अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा। अब आप ये देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी जितने भी प्लेयर्स को हम देखते हैं वो बहुत सारी तैयारी करके जाते हैं, तब वो वहाँ पे खेलते हैं। तो इसी तरीके से सेल्स में एक हैबिट, जैसे अभी हम हैबिट्स की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक हैबिट अगर हमारे अंदर है तो वो बहुत काम करती है कि अगर आप होमवर्क करके जाएं। जब भी आप जा रहे हैं तो जिस क्लाइंट के पास आप जा रहे हैं या जिस कस्टमर के पास आप जा रहे हैं, तो आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उस कस्टमर की होनी चाहिए। और जाने से पहले आप आधा घंटा अपने आप को लगा के जाओ कि जब मैं उस कस्टमर के सामने बैठूंगा तो उस कस्टमर की नीड क्या, डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं, वो क्या ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, क्या वो एकदम मना कर सकते हैं, क्या वो वेलकम कर सकते हैं, क्या वो कौन सा आइडिया है उनको क्लिक करेगा। ये धीरे धीरे चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं। वैसे जो हमारा एक जनरली एक सेल्स प्रोसेस तो बनाई हुई है, राइट। तो उसका जो पहला पी है वो प्रिपेयर ही है। Correct. लेकिन मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जब वो कस्टमर सामने आ जाएगा तो देखा जाएगा। आई थिंक मेरे को लगता है। और फिर वो देन एंड देयर कुछ बना के करते हैं। तो करेक्ट। आप ये कहते हैं कि अगर उसको तैयार करके जाओ बिल्कुल, तो प्रिपरेशन इज इक्वल टू सक्सेस। करेक्ट। इट लीड्स टू सक्सेस। मैं तो कस्टमर को कई बार फ़ोन करके पूछ भी लेता हूँ कि सर मेरे को आपकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं आपके पास आने से पहले कुछ होमवर्क करके आना चाहता हूँ। आई थिंक पीपल टेक इट वेरी पॉजिटिव। तो ये देखा जाए तो ये वही बेसिक्स है जो एक प्रोफेशनल को होनी चाहिए। करेक्ट। बट जो प्रोफेशनल है तो वो इसलिए कोई कर रहा है। Correct. और जो नहीं कर रहा तो फिर वो अपना सफ़र करता है। करेक्ट। तो एक तो ये आ गया। हाँ। तो कुछ ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे देखिए आप देखते हैं कि हम एक सेल्स प्रोफेशनल बहुत इंटरव्यू करके और बहुत सारे प्रोसेस से हायर करते हैं और बहुत जल्दी ये लगने लगता है कि ये हमने गलती की है क्या। तो कुछ ऐसी ज़रूरतें होंगी, कुछ ऐसे कुछ कारण होंगे। आप देखिए तो सेल्स में एट्रिशन बहुत हाई होता है। मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है कि वो उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन Right. जो डेथ रेट है, चाहे वो सेल्स मैनेजर के लेवल पे हो, चाहे वो जो उनकी टीम है उसके लेवल पे हो, सर्वाइव बहुत कम करते हैं। तो आपको क्या लगता है वो कौन सी 1 2 3 चीज़ें हैं
जो बहुत बेसिक कारण बनती है कि जो सफल है, देखो वो तो हमने देखा है इंश्योरेंस में भी, COT, TOT, MDRT और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे ख्याल से 2 से 5 करोड़ और ज़्यादा भी कमाते हैं साल का, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है जो कामयाब नहीं होता। Right. तो आपको क्या लगता है 1 2 3 रीजंस फॉर गेटिंग फेल इन दिस सिस्टम? सो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। और हमने बिल्कुल इसमें बड़ा मिक्स एक्सपीरियंस रहता है कि हमने देखा कि वेरी ऑर्डिनरी पीपल आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स एंड लॉट ऑफ extraordinary people came and they could not succeed. Rather उनको बोले कि they look high potential. Correct, हाँ. But वो उस जो ज़रूरत है उसकी सेल्स को उनको कॉप अप नहीं कर पाते. Correct, हाँ. तो मैं देखो मैं मेरे जो टोटल एक्सपीरियंस रहा है उसमें आई हैव बीन अ ट्रेनिंग प्रोफेशनल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड और मैं ट्रेंड करता रहा हूँ लगातार सेल्स पीपल को, और उसमें जो मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक जो ट्रेनिंग प्रोफेशनल का जो काम है वो ये है कि बिहेवियर को इम्पैक्ट करना। तो देयर आर सर्टेन पीपल, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि ये बेसिक्स तो पता तो सबको हैं, ये सेल्स साइकिल पता तो सबको है, ये प्रोसेस पता तो सबको है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हाउ मैनी पीपल अडॉप्ट इट? क्योंकि नॉलेज दो चीज़ें हैं, नॉलेज तो गूगल पे भी है, बुक्स में भी है ना, इंस्टीट्यूशंस में भी है, कॉलेज में भी है, और आप इतने सारा नॉलेज लोगों को बताते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, हम भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी नॉलेज शेयर करते हैं, बट अप्लाइड नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू नो दिस मच इवन इफ बट यू आर अप्लाइंग दैट, आई थिंक दैट मेक्स द सक्सेसफुल। तो मेरे को ये लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसका फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस, दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। और आप भी ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद आता है एक्शन, एटीट्यूड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो कुछ लोग जो बिल्कुल ऑर्डिनरी थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने जो जो सीखा उसको अप्लाई किया, दे स्टार्टेड एंजॉइंग द सेम। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी लर्निंग को कहते हैं ना कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो पुराना थोड़े टाइम के लिए आपको अनलर्न करना पड़ता है या सरेंडर करना पड़ता है। तो माइट बी दे डिडंट सरेंडर एंड उनकी जो पुराने जो एक्सपीरियंसेस थे वो उनके आगे आ गए एंड मे बी सिंपल थिंग्स दे कुड नॉट अचीव। अंदर जैसे आपको तो पता है कि एक ट्रेनिंग फील्ड में आप बहुत दिन तक रहे, कई बार ऐसा होता है कि पर्सन सेल्स में होता है लेकिन वो अपने आप को वो प्राउडली आइडेंटिफाई नहीं करता है एज ए सेल्स प्रोफेशनल। क्या ये एक वो रीज़न है कि जो आप कर रहे हैं वही आप खुद बिलीव नहीं करते हैं? तो इसको आप कैसे रिलेट करते हैं? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूरी है। अभी हम थोड़ी देर पहले पर्पस की बात कर रहे थे, तो जब पर्पस क्लियर ही तब होगा जब आप अपनी आइडेंटिटी उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। तो मतलब अगर हमें अंदर से ये फियर है कि मेरे को कोई फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में डेजिग्नेशन है सेल्स मैनेजर, और या किसी कंपनी में जो कई बार ऐसे इंश्योरेंस के एडवाइज़र्स मैंने देखे जो लाखों रुपया कमा रहे हैं और कुछ ऐसे होते हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर तो हो सकता है किसी ने इस आइडेंटिटी से रिलेट नहीं किया कि मैं एजेंट, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं सेल्स मैनेजर, मैं तो रीजनल मैनेजर था किसी कंपनी में, आज मेरे आगे सेल्स मैनेजर लग गया, नो। तो ये मेरी आइडेंटिटी के आगे आ रहा है। वेयर इज़ द पर्पज़ इज़ समथिंग एल्स, कि यार मैंने किसी फैमिली को इस लेवल पे जाके प्रोटेक्ट कर दिया है, या मैंने किसी बिजनेस को इतना प्रोटेक्ट कर दिया है कि कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन अगर उनकी लाइफ में आती है अगर कल को, तो फैमिली इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी सिक्योर्ड। और पर्सन लाइक माई कस्टमर, उसका अगर फ़ोन कॉल कल को अगर वो जब क्राइसिस में होता है या फाइनेंशियल फ्रंट पे अगर उसे कोई डिसीज़न लेना है, तो अगर वो पहले 3 लोगों को फ़ोन करेगा तो उसमें से एक मैं हूँगा। बिल्कुल। तो अगर ये मेरा पर्पज़ है, ये मेरा गोल है, अगर ये मेरी सोच है, तो ये मैटर नहीं करता कि मेरे नाम के आगे एजेंट लगा है या सेल्स मैनेजर लगा है या क्या लगा है। तो वो आइडेंटिटी, यू आर राइट, उसमें कोई टाइटल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको सर्विस करनी है एक्चुअली। और वैसे भी एक सेल्स का परिभाषा ही बहुत सिंपल है कि यू आर पेड फॉर सॉल्विंग द इश्यूज। करेक्ट, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं उतना बड़ा आपका रिवार्ड होता है। एब्सोल्युटली। तो मुझे ये लगता है कि हर कस्टमर मीटिंग के बाद एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल यार, यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग कि ठीक है कस्टमर से मीटिंग हुई आज। सो सक्सेस इज़ नॉट ओनली दिस कि उसने
मेरे साथ डील किया या नहीं किया। बिल्कुल सक्सेस इज दैट ही एक्सेप्टेड माई थॉट्स, ही एक्सेप्टेड माई आइडिया, एंड द डोर इज नाउ ओपन फॉर एवर। सो मे बी पॉसिबल इट्स नॉट टुडे बट मे बी टुमारो। सो आई थिंक मेरा ये थॉट है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों अभी आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुन रहे थे एक सेल्स प्रोफेशनल जिनका बहुत लंबा करियर रहा है सेल्स में, और जिन्होंने हज़ारों सेल्स करी है, और उनका बहुत बड़ा हर सेल्स एक नया एक्सपीरियंस लेके आता है, और उस सेल्स के एक्सपीरियंस से हम अगले आने वाली लोगों को बेहतर सर्विस दे पाते हैं, उनकी सॉल्यूशंस को बेहतर डिज़ाइन कर पाते हैं। हमें पता चलता है कि किस तरह की एक पर्सन के चैलेंजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपकी अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से किसी को लॉस हो जाए, वो उस प्रोडक्ट को ना ले पाए जो उसके परिवार के लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।